हेलो स्टूडेंट्स। आज यूनिट 4 की कंटिन्यूटी में हम एसी सर्किट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, एसी होती क्या है, एसी का मतलब क्या है। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। क्या डिफरेंस होता है एसी और डीसी में? अगर हम करंट या वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ खींचें तो एक ग्राफ हमें मिलता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक ग्राफ में टाइम के साथ वेरिएशन होता है, हाफ साइकिल ऊपर एंड हाफ साइकिल नीचे। तो जो ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यानी कि टाइम आप कितना भी बढ़ाओ, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट चल रही है, तो वो तो हो गया डीसी। और टाइम के साथ वेरिएशन है, हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे, तो ये आपकी कौन सी धारा होगी? प्रत्यावर्ती। अब इन्हीं के हम सर्किट्स में स्पेशली एलसीआर सर्किट की हम बात करेंगे। तो जब एसी सर्किट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फिगर है आपका x प्लस आयोटा y, आयोटा का जे ऑपरेटर कहते हैं हम। तो कुछ बुक्स में आपको आयोटा की जगह जे लिखा हुआ मिलेगा, पर मैं इसको आयोटा ही प्रोनाउंस करूँगी। तो मान लीजिए x प्लस आयोटा y कुछ है, z बराबर x प्लस आयोटा y है। तो इसमें आपका x तो हो गया रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो पार्ट लग रहा है y, वो हो गया इमेजिनरी। आयोटा मीन्स क्या है? रूट ऑफ -1। तो इसका मतलब x एक्सिस आपका रियल हो गया और y एक्सिस आपका इमेजिनरी हो गया। और जो इसके डायग्राम्स बनते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, अर्गेन डायग्राम्स कहते हैं इनको। हमें इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिसमें मान लीजिए मैंने z बराबर x प्लस आयोटा वाई लिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर x की जगह r कॉस थीटा है एंड y की जगह r साइन थीटा है। तो r की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर 1/2, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और थीटा बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स y बाय एक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या है? x प्लस आयोटा y, यानी कि r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये देखिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म क्या है? z बराबर x प्लस आयोटा वाई। x को हम r कॉस थीटा से डिफाइन करते हैं, y को हम r साइन थीटा से डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया? r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? अगर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कोई चीज़ है तो इसको एक्सपोनेंशियली हम किस तरह से लिखेंगे? r बराबर z बराबर r e टू द पावर आयोटा थीटा। पोलर फॉर्म में लेना है तो r एंगल थीटा। एसी सर्किट में करंट को हम I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा एंड वोल्टेज को E बराबर E0 साइन ओमेगा t प्लस
डेल्टा डैश इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। और अगर हम इसमें आई ऑपरेटर लें तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये बन जाएगी आई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये क्या बन जाएगी ई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा डैश। ये तो है कि एसी सर्किट को या एसी करंट या वोल्टेज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई ऑपरेटर को यूज़ में लेते हुए किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, तो हम शुरू करते हैं LCR सीरीज सर्किट। अब आप देखिए LCR सीरीज सर्किट, ये आपका L है, ये आपका C है और ये आपका R है। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है L। L मतलब प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है C। C मतलब कैपेसिटेंस, धारिता, और ये है आपका प्रतिरोध। ये तीनों श्रेणी क्रम में एक AC सोर्स या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जनरेटर के साथ जुड़े हुए हैं। ये AC का साइन होता है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, ये एक AC जनरेटर है जिससे आपको क्या वोल्टेज मिल रही है, E बराबर ई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब जब इसमें परिपथ में धारा कौन सी है, प्रत्यावर्ती, तो प्रत्यावर्ती धारा होने के कारण इसमें से जब फ्लो होगी तो L के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। C के अक्रॉस अगर Q चार्ज है तो Q बाई सी, और R के अक्रॉस R इन I पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इस सर्किट का जो नेट या रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल है कितना है, इसका E है तो ये E माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आर आई। किस तरह से लिख सकते हैं, E बराबर, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो E वोल्टेज है इसमें कुछ वोल्टेज इसका एल डी आई बाई डी टी एल के अक्रॉस, क्यू बाई सी सी के अक्रॉस, और आर आई आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो E बराबर क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आर आई। अब ये जो इसमें करंट फ्लो हो रही है किसी टाइम t पर, तो वो मान लीजिए कितनी है, I बराबर आई जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। I बराबर आई जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, I बराबर आई जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। इस समय डेल्टा हम नहीं ले रहे क्योंकि इनिशियल कंडीशन है आपका। आई जीरो क्या है, इसका आयाम, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। तो डी आई बाई डी टी क्या हो गया, इस इक्वेशन में हमें डी आई बाई डी टी का मान निकालना है। डी आई बाई डी टी हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आई को, तो क्या बना, आई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा, और आई जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी आई के बराबर है, तो क्या आ गया, डी आई बाई डी टी आपके पास आ गया ई ओमेगा आई। डी आई बाई डी टी किसके बराबर आ गया, ई ओमेगा आई। तो अब इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है, ई बराबर एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आर आई में आप डी आई बाई डी टी की वैल्यू रख सकते हैं। क्यू क्या होगा, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, आई डी टी, तो क्यू बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई
डी टी। तो अब आप इसमें Q की वैल्यू निकाल लीजिए, आई डी टी। आई हमारे पास है I0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट किया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, आई बाई ओमेगा। आप इस इक्वेशन में इनको पुट कीजिए, डी आई बाई डी टी की जगह आपने लिखा आई ओमेगा आई, क्यू की जगह आपने लिखा आई अपॉन आयोटा ओमेगा सी एन प्लस आर आई। आयोटा वाली टर्म एक साथ कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, ई बराबर आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी आई। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन गई, दिस इज़ योर रियल पार्ट एंड दिस इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर ई टू द पावर आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपने इस चीज़ को आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने क्या लिख लिया, जेड ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। अब आप देखिए यहाँ पर आर क्या है, जेड कॉस थीटा, सॉरी डेल्टा। थीटा तो हमें लेना ही नहीं है, तो हमने इसको क्या ले लिया, जेड कॉस डेल्टा। और ये आपके पास क्या हो गया, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन सी आपने ले लिया जेड साइन डेल्टा, क्योंकि हम ऐसे ही लेते हैं, रियल पार्ट कॉस की फॉर्म में, इमेजिनरी पार्ट साइन की फॉर्म में, क्योंकि और ये आपके पास में क्या है, जेड क्या है आपके पास में, जेड कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। ई टू द पावर आयोटा डेल्टा को आप कैसे लिखेंगे, कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। तो आप यहीं से कंपेयर कीजिए, जेड कॉस डेल्टा किसके बराबर हो गया, आर के, एंड साइन डेल्टा बराबर किसके हो गया, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। क्योंकि ई टू द पावर आयोटा डेल्टा क्या होता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इससे z की वैल्यू क्या आ गई, आपने स्क्वायर करके इनको ऐड करा, तो आपके पास z की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर टू द होल पावर एंड 1/2। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब ये z क्या है आपके पास में, और डेल्टा की वैल्यू निकालनी हो तो इनको डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, जेड जेड कट गए, तो टेन डेल्टा बराबर आ गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बाय आर। तो डेल्टा बराबर टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बाय आर। अब आप देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ई बराबर हमने क्या लिया, ये आर प्लस आयोटा जेड ई टू द पावर आयोटा डेल्टा आ गया हमारे पास। और जो बेसिक इक्वेशन थी हमारे पास, ये आप देखिए वो क्या बन गई, ई बराबर आई जेड ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। ध्यान होगा आपको, ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी, ई बराबर आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी आई, जिसमें हमने आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या ले लिया था, जेड ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ई बराबर आई जेड ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। आई की वैल्यू क्या है, आई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, जेड ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। तो जेड ज़ीरो आई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ई बराबर क्या बन गया, जेड ज़ीरो आई ज़ीरो को मैंने क्या ले लिया, ई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर z बराबर क्या है, ई ज़ीरो अपॉन आई ज़ीरो, और ये जो z0 है ये कहलाती है AC सर्किट की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट। DC सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस करता है, AC सर्किट में वो काम प्रतिबाधा करती है। यानी कि जो AC सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। क्योंकि आप यहाँ देखिए Z0, तो Z0 को अगर हम रेजिस्टेंस की तरह माने तो ये वोल्टेज अपॉन करंट V अपॉन आई आर होता है। तो ये Z क्या है यहाँ पर, इम्पीडेंस। यानी कि DC सर्किट में जो काम R करता है, AC सर्किट में वो काम इम्पीडेंस करता है, और ये कहलाता है AC सर्किट की प्रतिबाधा।
तो क्या हो गई AC सर्किट की प्रतिबाधा Z किसके बराबर है, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। तो I0 बराबर क्या हो गया, I0 बराबर हो गया E0 अपॉन Z, यानी कि E0 अपॉन इम्पिडेंस R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया। अब आप इम्पिडेंस की कंडीशंस देखिए, इसमें आप देखिए पहला, अब ये आप देखिए Z बराबर R प्लस आयोटा X। इन जनरल हम बात करें तो आपका इम्पिडेंस है, तो R इसका क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट होता है प्योरली रेजिस्टिव, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इसको हम कहते हैं, ये होता है रिएक्टिव पार्ट, क्रियात्मक भाग, यानी कि जो जैसे मान लीजिए, और इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस, प्रतिघात। तो अब आप देखो, जैसे प्योर आर सर्किट, प्योर आर सर्किट का मतलब एल भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो इम्पिडेंस के फॉर्मूले में हम देखो तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो उस समय जो सर्किट का इम्पिडेंस वो किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर, यानी कि Z बराबर आपका R होगा। मान लीजिए आपका RL सर्किट होता तो आप x क्या आ जाता वहाँ पर, RL सर्किट होता तो C नहीं होता, तो x हो जाता सिर्फ ओमेगा एल। तो ये चीज़ हो जाती Z बराबर R प्लस आयोटा ओमेगा एल। तो उस समय इम्पिडेंस क्या होता आपका, Z बराबर R0 प्लस ओमेगा एल, यानी कि R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। और अगर सिर्फ L होता तो ये R भी 0 हो जाता, तो आपके पास Z किसके बराबर होता, ओमेगा एल के, और ये ओमेगा एल उस समय क्या कहलाता, XL, प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इसी तरीके से मान लीजिए RC सर्किट होता तो L 0 हो जाता, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती। अब मान लीजिए प्योर C होता तो ये R 0 हो जाता, L तो 0 है ही, R भी 0 हो जाता, तब ये क्या बन जाता, 1 अपॉन ओमेगा C। और ये क्या कहलाता आपका, धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपने क्या देखा कि ये पार्ट आपका रिएक्टिव पार्ट है, यही ये डिसाइड करता है कि आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है या आरसी है या आरएल है या एलसीआर। तो इस क्रियात्मक भाग को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात। तो प्रतिघात को अपन इससे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए सर्किट में आर भी नहीं हो, सिर्फ एल हो, तो आर भी 0 हो गया, तो यहाँ पर आयोटा एक्स एल, तो ओमेगा एल, क्योंकि सी है ही नहीं, क्योंकि एक्स बेसिकली आपका क्या है, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। एल है तो सिर्फ एल रहेगा, ओमेगा एल। सी है तो 1 अपॉन ओमेगा सी रहेगा, दोनों ही नहीं है तो सिर्फ आर रहेगा। तो ये है आपका प्रतिघात। अब जो आपने इम्पिडेंस निकाला, Z बराबर R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। अब मान लीजिए ओमेगा एल का मान ओमेगा सी से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 अपॉन ओमेगा सी से कम भी हो सकता है, और ओमेगा एल का मान ओमेगा सी के बराबर भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कि जब ओमेगा एल का मान 1 अपॉन ओमेगा सी से ज़्यादा है, यानी कि जब प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से ज़्यादा है, तो tan डेल्टा बराबर तो आपका ये होता ही है। तो आप इस कंडीशन में देखो, अगर ये चीज़ इससे ज़्यादा है तो tan डेल्टा आपका पॉजिटिव होगा। तो हमने ये दो को ऑब्जर्व कर ही ली, I बराबर I0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। और E हमारी क्या बनी, जो हमने ली है भी, E0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो आप देखिए जब ओमेगा टी बराबर 0 होता तो I बराबर I0 हो जाता, क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है, और यहाँ पर क्या जाता है, E0 e टू द पावर आयोटा डेल्टा आता। तो अगर हम इनका फेज़र डायग्राम देखें
अगर हम इनमें दोनों में कला आरेख देखें तो आप देखो विद्युत वाहक बल धारा से डेल्टा एंगल से आगे है, यानी कि विद्युत वाहक बल की कला धारा की कला से डेल्टा कोण से आगे है। तो इसका मतलब ये है कि जब धारा की कला शून्य है, यानी कि जब ओमेगा टी बराबर 0 है, तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल का फेज कितना होगा? डेल्टा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका विद्युत वाहक बल है वो करंट से डेल्टा एंगल से आगे है। तो ये जो I का ग्राफ है ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि I बराबर I0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब इसमें क्या है, आप देखो I बराबर 0 है, उस समय E 0 नहीं होगा, ये किसी एंगल से आगे होगा। तो इसका ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं होके यहाँ से शुरू होगा। तो इसका ग्राफ आप देखिए डेल्टा एंगल से आगे है। तो ये दोनों इन दोनों का फेज़र डायग्राम है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अब आप देखिए, अगर हम ये देखते हैं, ये तो आपका हो गया। अब आप इसका फेज़र डायग्राम से आप इसको देखो तो आपने क्या देखा इसमें कि एक आपका विद्युत वाहक बल के इसमें ये जो LCR सीरीज में जो प्रवाहित धारा है और विद्युत वाहक बल के सदिश इसके अंदर आपको दिखाए गए हैं। दोनों सदिश एक ही कोणीय वेग ओमेगा से इस डायरेक्शन में घूमते हैं, परंतु किसी टाइम t पर करंट के सदिश की स्थिति यदि निर्देश अवस्था से ओमेगा टी एंगल बना रही है, ये आपका क्या बना रही है? ओमेगा टी एंगल बनाती है, तो विद्युत का सदिश उससे ओमेगा टी प्लस डेल्टा पे होगा। ये एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस डेल्टा पे होगा। अगर करंट आपकी ओमेगा टी एंगल बना रही है, ये किसी उससे निर्देश उससे ओमेगा टी एंगल बना रही है, तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये आपका क्या होगा? ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंगल से होगा। तो यही हमने आपको उसमें समझाया है। अब अगर कंडीशन लेते हैं ओमेगा एल इज लेस देन 1 ओमेगा सी, अब ये वाला प्रतिघात इससे कम है, तो आप देखिए डेल्टा एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा एल -1 ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन ले लें तो अब ये चीज़ बढ़ गई, हमने इसको कॉमन लेके ऐसे ले लिया, तो ये आप देखिए नेगेटिव हो गया। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन गई? दिस, एंड यहाँ क्या आ गया? ओमेगा टी माइनस डेल्टा। तो फिर वही, अगर ओमेगा टी बराबर 0 है तो I बराबर I0, इसका फेस 0 हो गया, परंतु इसका फेस माइनस आयोटा डेल्टा आ गया। तो इस कंडीशन में जो आपका विद्युत वाहक बल है वो धारा से डेल्टा एंगल से पीछे है, यानी कि जब इसकी कला 0 है तो इसकी कितनी है? माइनस डेल्टा। तो जब ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी था तो डेल्टा से आगे थी, और अब कम है तो वो डेल्टा एंगल से पीछे है। तो ये तो आपका आई का स्टैंडर्ड ग्राफ है ही। और अब आप देखिए ये यहाँ से जब ये 0 है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका ग्राफ, अब ये डेल्टा एंगल से पीछे है। तो ये आपका ये फेजर डायग्राम इसका हो गया। अब जब ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी हो उस कंडीशन में, तो जब बराबर है तो नेचुरली टेन डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0 हो गया। तो E बराबर E0 आई टू द ओमेगा टी प्लस 0 हो गया। तो ये भी यही हो गया और ये भी यही होगा, यानी कि जब अगर ओमेगा टी बराबर 0 कर रहे हैं तो दोनों अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, और जब t बराबर 0 कर रहे हैं तो आप देखिए आप इसका, तो जब ये 0 पे है तो ये भी 0 पे है, जब ये मैक्सिमम पे है तो ये भी मैक्सिमम पे है, पाई पे 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। फिर इधर ये दोनों का ग्राफ फेज में, यानी कि दोनों सेम फेज में है। इस अवस्था में जब विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होती है, और जब 0 होता है तब करंट भी 0 होती है। तो दोनों क्या हैं? आपके सेम फेज में है। तो ये है आपका LCR सीरीज़
सर्किट। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको LCR सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के बारे में बताएंगे और उसी में हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।